गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर से पेपर C4 को देखेंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो कि हमारा C4 जो पेपर है उसी का नाम है, और इसके अंदर हम लोग यूनिट फर्स्ट को देख रहे थे। तो आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें भाषा शिक्षण के दौरान जब हम लोग भाषा की शिक्षा देते हैं तो उस समय एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए। भाषा शिक्षण के क्लास को अच्छे वातावरण में बदलने का एक शिक्षक कौन सा प्रयास कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाषा शिक्षण कराते समय एक शिक्षक का क्या योगदान है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाषा शिक्षण का कार्य कराते समय, भाषा शिक्षक का कार्य कराते समय एक शिक्षक किन बातों को ध्यान में रखे, या हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण का कार्य कराते समय एक शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। मेन एम क्या है इस टॉपिक का कि भाषा शिक्षण का कार्य कराते समय एक शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ये कि अगर क्लासरूम में भाषा शिक्षण का काम हो रहा है तो एज अ टीचर एक टीचर को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन सा काम करवाना चाहिए। और 1 मिनट और आप लोगों का चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के समझिए क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। नहीं तो बहुत बार होता है कि हड़बड़ में पढ़ते तो सही है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न समझने में दिक्कत आ जाता है और लिखना कुछ और होता है, हम लोग लिख के कुछ और चले आते हैं। तो उस समय आप लोग क्वेश्चन को पहले 2 बार 3 बार पढ़िए, उसको जज कीजिए कि ये मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है क्वेश्चन का आपसे, और उसके बाद उसका आंसर दीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण का कार्य कराते समय एक शिक्षक किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जिसमें पहला पॉइंट है उपयुक्त कक्षा का निर्माण, अर्थात उपयुक्त कक्षा वातावरण का निर्माण। कक्षा से तात्पर्य है क्लासरूम, और वातावरण से तात्पर्य है कि उस क्लासरूम का परिवेश कैसा हो, उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा हो, उसके ऊपर बात किया जा रहा है। तो एक टीचर होने के नाते जो सबसे पहला उसका कर्तव्य है भाषा शिक्षण के तरफ, वो ये होना चाहिए कि क्लासरूम में सबसे पहले बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, बच्चों द्वारा प्राप्त किया गया जो पूर्व ज्ञान है, उसको टीचर देखे और फिर उसी हिसाब से बच्चों को शिक्षण करने के लिए प्रेरित करे। और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण बिंदु पर शिक्षण, अर्थात शिक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण बिंदु पे हो, यानी कि टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे दिग्भ्रमित हो जाए या बच्चों के लिए जो अनयूजुअल हो। हमेशा यूजफुल टॉपिक को इस क्लासरूम में डालना चाहिए। उसके बाद जो है सेकंड, वह है विषय सामग्री को सरल बनाना। विषय सामग्री को सरल बनाना, सरल से तात्पर्य है सिंपल। किसको? सब्जेक्ट मटेरियल को, विषय सामग्री को सिंपल से सिंपल बनाने का काम कौन कर सकता है? एक टीचर कर सकता है।
तो यहाँ जब बात होगी विषय सामग्री को सरल बनाने की, तो हम क्या पाएंगे, हमें मिलेगा ये कि जो पुराना तकनीक है पढ़ाने का, उसको नवीन तकनीक में अर्थात यहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आईसीटी की बात फिर से दोहराई जा रही है। जो भी पुराना पैटर्न था पढ़ाने का, उसको नए पैटर्न में लाके नवीन तकनीकों से जोड़ के शिक्षण के कार्य को पूरा करने का काम करना चाहिए, और विषय सामग्री वैसे सरल हो जाती है। जब हम लोग नए टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विषय सामग्री सरल होगी और क्लास क्या होगा, रुचिपूर्ण हो जाएगा। बच्चे उत्सुकता से उस क्लास को पढ़ने का काम करेंगे और अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे क्लास को पूरा करने में। उसके बाद जो थर्ड ये कहता है कि विषय सामग्री का व्यवहारिक जीवन से संबंध स्थापित रखना। जो ये थर्ड पॉइंट है, विषय सामग्री का व्यवहारिक जीवन से संबंध स्थापित रखना, ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, और ये जहां तक मैं सोचता हूं आपको याद भी होगा। ये पॉइंट जुड़ा हुआ है एनसीएफ 2005 से, जिसमें ये बात को माना गया है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा किया जाए जो सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर आधारित ना होके हमारे व्यवहारिक जीवन से, छात्रों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जब विषय सामग्री व्यवहारिक जीवन से जुड़ेगा, जब ये विषय सामग्री व्यवहारिक जीवन से जुड़ेगा, तो छात्र उसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। तो वैसे क्या होगा कि एक अच्छे क्लासरूम का निर्माण होगा, और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वह गुड रिलेशन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जब एक टीचर का बात और एक टीचर का पढ़ाना सबको समझ में आएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और उस टीचर में बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित हो पाएगा, और बच्चे खुलकर अपना प्रॉब्लम रख सकेंगे, और टीचर भी सबों को समान रूप से प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अन्य विषय से सहसंबंध। सहसंबंध का क्या तात्पर्य है, इसका इंग्लिश क्या होता है, कोरिलेशन। यानी कि जो भाषा शिक्षण की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस भाषा शिक्षण का क्लास कराते समय हमें चाहिए कि हम लोग और भी जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट है, उनसे भाषा शिक्षण को संबंध स्थापित करा सके। एक छोटे से एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि जैसे अगर भाषा शिक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर भाषा की बात कर रहे हैं और हमें इतिहास के संदर्भ में अगर इसे सहसंबंध कराना हो भाषा विषय को, तो कैसे कराएंगे? तो हम इतिहास के 3 कालखंडों को बांट देंगे कि वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहां पे इतिहास की बात हो गई कि वैदिक काल में भाषा की क्या स्थिति थी, मध्यकाल के समय भाषा की क्या स्थिति थी, और आधुनिक काल के समय भाषा की क्या स्थिति थी। इस छोटे से एग्जाम्पल में मुझे लग रहा है, आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि जो सहसंबंध का काम है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो भाषा शिक्षण का कार्य कराते समय एक शिक्षक का यह प्रमुख दायित्व है कि वह सारे भाषा विषय को सहसंबंध करा सके, ताकि वर्ग जो है वो इंटरेस्टेड हो सके, रुचिपूर्ण हो सके, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कर सके। उसके बाद है भाषा शिक्षण में विविधता का समावेश। विविधता से तात्पर्य है विभिन्नता। भाषा शिक्षण में विविधता का समावेश, तो हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में विविधता का समावेश से तात्पर्य है कि पाठ्यवस्तु का, सारे तरीके का पाठ्यवस्तु, जितने भी पाठ्यवस्तु हैं भाषा शिक्षण के अंतर्गत, उनका महत्व एक शिक्षक को बताना चाहिए, और गद्य, पद,
कहानी, कविता, जैसे भाषा शिक्षण के अंतर्गत गद्य, पद्य, कहानी, कविता और भी बहुत सारे विधाएं आते हैं, तो उन सारे विधाओं के बारे में बच्चों से चर्चा करना चाहिए ताकि वे बच्चे भाषा शिक्षण के अंतर्गत जितने भी विधाएं आते हैं उन सारे विधाओं को जान सके, समझ सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है विभिन्न भाषा क्रीड़ाओं का अर्थात आयोजन। विभिन्न भाषा क्रीड़ाओं का आयोजन। भाषा क्रीड़ा से मतलब है लैंग्वेज गेम्स, एक ऐसा गेम जो लैंग्वेज को डेवलप करने का काम करती है। तो वैसा गेम कौन कौन सा हो सकता है? वैसा गेम हो सकता है तुकबंदी, अंताक्षरी से तात्पर्य जिसमें थोड़ा बहुत गाना का काम किया जाता है। तुकबंदी से मतलब यह है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, उसका जवाबी तुरंत जवाब आप कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले से बनाया गया है, मैं कुछ बोल रहा हूं और उसका तुरंत का तुरंत जवाब मिल जाए, तुकबंदी उसी को कहते हैं। अगर उससे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें तो एक होता है ना थुथुरलॉजी, वही पैटर्न है तुकबंदी का, जिसमें जवाब सवाल का काम हो। तो विभिन्न क्रीड़ाओं का, विभिन्न लैंग्वेज गेम्स का आयोजन करना चाहिए। उसमें वाद विवाद भी हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता आदि हो सकता है। तो इस प्रकार से एक शिक्षक का कार्य है कि वो इन सब बातों पर ध्यान दे और क्लासरूम का माहौल वैसा बनाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाषा संबंधी सहशैक्षिक कार्यों का आयोजन। भाषा संबंधी सहशैक्षिक कार्यों का आयोजन से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य यह है कि भाषा संबंधी जो सहशैक्षिक कार्यक्रम है, भाषा में दक्षता लाने के लिए जितने भी सहशैक्षिक कार्यक्रम को करवाए जाते हैं, जैसे भाषण प्रतियोगिता जिसमें भाषण का आयोजन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता जिसमें वाद विवाद करवाने की आयोजन की जाती है, व्याख्या प्रतियोगिता जिसमें किसी भी बिंदु पर व्याख्या करने के लिए दिया जाता है बच्चों को, कवि दरबार जिसमें कविता का पाठ करने का कार्यक्रम किया जाता है, रेडियो श्रवण अर्थात रेडियो को सुनाने का प्रयास किया जाता है बच्चों को ताकि उनका जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो सके। सिनेमा प्रदर्शन, कभी कभी सिनेमा भी दिखाया जाता है, जो अगर कोई सिनेमा ऐसा हो जिसमें कि साहित्य ज्यादा जुड़ा हुआ हो, जिसका भाषा बहुत ही मजबूत उस सिनेमा में दिया गया हो, तो वैसे सिनेमा को दिखाया जाता है। वीडियो प्रदर्शन, कभी कभी वीडियो टेलीकास्ट किया जाता है बच्चों के सामने ताकि बच्चों का जो भाषा है वो डेवलप हो सके। नाटक प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता भी भाषा में दक्षता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। और लास्ट जो है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण से तात्पर्य है कि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, जिसे हम लोग पिकनिक का नाम कहते हैं, हालांकि वो पिकनिक नहीं होता है, वो एक शैक्षिक भ्रमण होता है कि आप इस क्षेत्र में गए हैं घूमने के लिए, तो आपने वहां क्या देखा, वहां की रहन सहन क्या है, वहां की खान पान क्या है, वहां का तौर तरीका क्या है, वहां का लाइफ स्टाइल क्या है, उन सब बारे में आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए वहां का भाषा क्या है, भाषा की उपयोगिता वहां किस प्रकार की है, इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा में दक्षता को बढ़ाने के लिए सहशैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन एक शिक्षक को करवाना चाहिए। और जो लास्ट टॉपिक है वह है भाषा शिक्षण कराते समय भावात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाना। किसको कौन अपनाएगा? भावात्मक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तो वह शिक्षक अपनाएगा। किसके प्रति? अपने छात्रों के प्रति। जो छात्र भाषा शिक्षण का कार्य करते हैं उनके प्रति शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वह हमेशा भावात्मक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाए। जब एक टीचर बच्चों के साथ अपना भावात्मक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाएगा तो बच्चे भी इमोशनली टीचर से जुड़ पाएंगे और उनके सहानुभूतिपूर्ण कार्य को पसंद करेंगे और बच्चे अपना जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको और शिक्षक दोनों को ही
पसंद करेंगे और उस शिक्षक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि भाषा शिक्षण का कार्य कराते समय एक शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आशा करता हूं कि आप सारे लोगों को इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मेरा चैनल है विवेक 2907, आप उस पर कमेंट करें कि सर मुझे इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है या यहाँ पे मुझे तकलीफ है, आप उसको क्लियर कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके परेशानी को दूर कर सकूं। और लास्ट मैं फिर से एक बात कह देता हूं कि आज 24 मई 2020 है। मई का महीना लगभग खत्म हो चुका है। जून आपके पास है, स्पेशली बीएड का कोर्स जो भी लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डीएलएड का भी एग्जाम उसी पैटर्न पे होने वाला है। तो बीएड और डीएलएड दोनों के लिए जून का समय बच रहा है। आप लोग अपना तैयारी बहुत ही ईमानदारी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़िएगा फायदा आप ही को होगा, ना कि आपके अगल बगल वाले को। तो अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। और कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है या सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, प्लीज उसको क्लियर कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सब क्लियर कर सकूं। थैंक यू।